हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हाँ, मैं बहुत टाइम से गायब था, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, लाइफ ऐसी हो गई। बट आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को अफेक्ट करेगी। ऑल्दो यूपीएससी में थोड़ा रेशियो अलग है, बट आप समझ गए। मैं बात करने वाला हूँ आज फीमेल जेंडर की। फीमेल जेंडर ये एक बहुत बड़ी एनॉमली है जो मैंने यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट जो होती है, यूपीएससी हर साल एक एनुअल रिपोर्ट निकालता है, उसमें 1-2 साल पुराना डाटा होता है। तो उसमें वो अलग अलग टाइप का डेटा देता है। एक डेटा है क्वालिफाइंग रेशियो। ये क्वालिफाइंग रेशियो डायरेक्ट नहीं देता, वो हमको निकालना पड़ता है। और इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चले कि जनरली जो वुमेन का पासिंग परसेंटेज है ये 3x लेस है मैन के मुकाबले। मतलब अगर 300 लड़कियां प्रीलिम्स दे रही हैं तो एक ही मेंस देगी। हालांकि यही रेशियो मेल की कैटेगरी में वुमेन की कैटेगरी में है 100 में से एक, मतलब 3 गुना कम। और मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो नंबर्स कम है, मैं सेम नंबर ऑफ लोग अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से बात करूँगा। और इसके लिए ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और ये पैटर्न फॉलो होता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। ऑल्सो ये IIT JEE और कैट जैसे एग्ज़ाम में जो जनरली टफ माने जाते हैं, एप्टीट्यूड बेस्ड माने जाते हैं, उसमें फॉलो होता है। बहुत ही ध्यान सुनिएगा अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं। ये एक वीडियो आपका प्रॉबेबली, अगर आप बॉर्डर पे हैं तो प्रीलिम्स का सक्सेस चेंज कर सकता है। अगर आप बॉर्डर पे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बॉर्डर पे हैं और क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ये एक वीडियो आपको हेल्प कर सकता है अगर आप इसको 1 महीने में अप्लाई कर पाएंगे प्रीलिम्स क्लियर करने में। तो ध्यान से सुनिएगा। पहले हम बात करते हैं रेशियो और एनालिसिस की बात करेंगे कि मेरी बात हवाई नहीं। ये है यूपीएससी 2022 का जो डेटा है सारा, ये 2024 में पब्लिश हुआ था। एनुअल रिपोर्ट 2024 की थी, 73rd एनुअल रिपोर्ट आई गेस, आप चेक कर लेना उनकी वेबसाइट पे, उसमें है, उसमें डेटा 2022 का है। अब इसमें हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की। अब मोटा नंबर बात पर ये मेल कैंडिडेट की बात हो रही है। अब कास्ट वाइज भी डेटा है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत सारे और भी फैक्टर आ जाएंगे, तो हम लोग फिलहाल सिंपल बात करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत क्या फ़र्क आता है। तो मेल कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं, देखिए मैं अप्लाइड की बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लोग पेपर देने नहीं जाएंगे, उसमें अलग क्राइटेरिया लगता है, बट अपीयर होने की बात करूंगा मैं। तो 3,77,884 मेल्स ने एग्ज़ाम दिया था। सेलेक्ट कितने हुए थे? क्वालिफाइड ये है 10,000। वुमेन कितनी दी थी? 1,95,000 और सेलेक्ट हुई थी 2,424 नहीं। अब इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं। अब यही हमारा डिस्कशन है कि रेशियो अगर आप निकालेंगे तो इसमें बहुत सारी एनॉमली आपको दिख जाएगी और बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता तो आदमी समझ लेता। जैसे इसकी हम बात करते हैं मेल की। मेल का जो रेशियो आएगा आपको सीधे 10,687 को आप इससे डिवाइड कर दीजिए इंटू 100 परसेंटेज, क्योंकि हम ले रहे हैं तो हमारा आएगा पासिंग परसेंटेज ऑफ बॉयज़ है 2.28% है। ऑल्दो क्यों कम है, क्योंकि सीट कम होती है, 1,900 सीट होती है, 5-6 लाख लोग देते हैं। लेकिन अब यही चीज़ फीमेल का देखिएगा आप, 2,403 लड़कियों ने मेंस लिखा था। कितने में से? 1,95,839 में से। ये आ रहा है आपका 1.22%, मतलब लगभग 2.3 टाइम्स कम। ये रेशियो है मतलब अगर 250 लड़के दे रहे हैं, 250 लड़कियां दे रही हैं, एक क्लियर करेगी। लड़कों का रेशियो 100 में से एक है, 2.5 गुना कम, समझ रहे हैं? 50% पॉपुलेशन है, लेकिन सिलेक्शन है उनका 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा इसके हिसाब से। तो और ये तो इस साल का डेटा है। अगर आप पहले डेटा जाएंगे जब इंटरनेट पेनिट्रेशन कम थी, ऑनलाइन कोचिंग कम थी, तब और ज़्यादा ये कम हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे का भी दिखाता हूँ इसी तरह से, फिर वापस हम आएंगे। ये है 2021 का डेटा, 2021 1 साल पहले, उसमें कितनी थी? 3,40,000 थी। वुमेन कितनी थी? 1,67,000। वुमेन कितनी क्वालिफाई की? सिर्फ 1,359। मेल कितने किए? 7,855।
अब ये रेशियो कितना आता है आपका, वुमेन का आएगा आपका 1359/167944 इंटू 100, 0.809%, मतलब 1% से भी कम। लास्ट टाइम 1.22 था, 1% से भी कम है। आप समझ रहे हो, मतलब 100 लड़कियां अगर दे रही तो एक भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, 130 में से एक क्वालिफाई कर पाएंगी बस, 130 में से एक लड़की, हर 130 लड़की जो प्रीलिम्स देती है उसमें से एक मेंस लिख रही है बस। अब मेल के केस में क्या था सेम ईयर में 7855 बाई 340671, ये आएगा आपका 2.305%, लगभग 3 गुना इसका। 8 तारीख 24 होता है, 23 है, तो मतलब 3x मोर रेशियो है सिलेक्शन का लड़कों का लड़कियों के मुकाबले। अब ये देखिए 1 साल दिखा दिया मैंने, 2 साल दिखा दिया, ये मैं बता रहा हूँ। अब 10 साल का डेटा उठा लीजिए, यूपीएससी की वेबसाइट पे एनुअल रिपोर्ट पड़ी होती है 73rd 72nd 71st करके, और पुरानी भी आप निकाल लिए डेटा, ये रेशियो नहीं चेंज होने वाला, इसके आसपास ही रहेगा। मतलब या तो 3 गुना कम होगा या 2.5 गुना कम होगा। और ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि मेंस से फाइनल सिलेक्शन में लड़कियों का परसेंटेज पासिंग 15% है, मतलब 100 में से 15 लड़कियां पास हो जा रही है, और मेल का है सिर्फ 6.8। तो मेंस में तो लड़कियां ज़्यादा हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में गर्ल्स टॉप कर रही हैं, अक्सर आपने देखा होगा, इवन नीट में। लेकिन जेई में टॉप 100 में से 1 या 2 लड़की आती है बस, कैट में नहीं आ पाते। तो क्या इसका कोई कोरिलेशन है? अब ये कोरिलेशन आप समझ जाएंगे तब आपके लिए ये एग्ज़ाम निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है। इसको साइकोलॉजी में एटीट्यूड ऐसे चेंज होता है, कैब मॉडल होता है एक, CAB। हम इसको भी अभी आगे बात करेंगे। फिलहाल हमको तीसरे साल का भी डेटा दिखा देते हैं ताकि वापस इस पे आएंगे। ये 2020 का है, इसका तो मैंने बना के रखा था ताकि टाइम बर्बाद ना हो। ये सारा डेटा मेरे पास बना था, लेकिन ऑर्गेनिक लगे। बहुत जीपीटी के ज़माने में, चैट जीपीटी के ज़माने में हर चीज़ आपको लगता है कि आदमी सामने से ऐसे परोस दिया, उस पर कोई रिसर्च नहीं की, तो वो सीरियस नहीं लगता। ये 2020 का रेशियो है। मेल का पासिंग परसेंटेज है 2.8, फीमेल का है वही 0.8%। ये भी 3x लेस है। बट ऐसा क्यों हो रहा है और ये सिस्टमैटिक क्यों है? इवन जेई में आप देखो, मैंने जेई कभी किया था चेक करने के लिए कि क्या आईडी जेई में एडवांस में, खासकर जेई एडवांस में क्या रेशियो है, कैट के एग्ज़ाम में क्या रेशियो है। ये एक सिस्टमैटिक फ़र्क है जिसके लिए बहुत सारे रीज़न जिम्मेदार हैं। ठीक है, बहुत सारे रीज़न जिम्मेदार हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल रीज़न है, सोशियोलॉजिकल है, एजुकेशन है, एजुकेशन अलग अलग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अलग मिलता है, टाइम टैक्स है। स्टिल लेकिन बोर्ड में टॉप कर पा रही टाइम टैक्स होने के बावजूद भी, क्योंकि वहाँ पे गहराई नहीं चाहिए एक लेवल के बाद। उसके अलावा साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा फैक्टर है। और घर में जैसे ट्रेन किया जाता है, हर आदमी को ट्रेनिंग होती है, आपको पता हो। घर में लड़कों के लिए अलग वैल्यू सिस्टम है, लड़कियों के लिए वैल्यू सिस्टम अलग है, जो कि कुछ लेवल पे, प्रीलिम्स लेवल पे नुकसान देता है। हम इस पर बात करेंगे कैसे। फिलहाल मैंने जो प्लॉट किया है डेटा, ये है 2022 से 22 वाला है। हम किस किस फैक्टर्स ने इस पे चेंज ला रहे हैं, मुझे याद दिलाइएगा। हम क्या मॉडल पे वापस बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चेंज लाने के लिए। क्योंकि फिलहाल है एजुकेशन क्वालिटी। देखिए हम आपको सारे फैक्टर बता देंगे ताकि आपको ये ना लगे बायस है। मेरा काम क्या है, अगले 28 दिन के अंदर आप में क्या ऐसा बेसिक चेंज ला लें पढ़ाई के अलावा, सिर्फ एटीट्यूड में और ट्रेनिंग में, ताकि आप अगर बॉर्डर पे हैं, 1-2 नंबर कम है आपका, 4 नंबर भी कम है, तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा मुझे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है पूरा अंत तक देखे, तभी उसका फ़ायदा होगा। भले 50 लोग देखें, भले 20 लोग देखें, अगर 20 लोग देख के इसको यूज़ कर पा रहे हैं, 20 लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो इस वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हो जाएगा। मुझे पूरा 1 दिन लग गया, क्योंकि एक बार और रिकॉर्डिंग की थी लेकिन आवाज़ साफ़ नहीं आई, फिर और रिसर्च, फिर और, हालांकि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो है, मुझे डर लग रहा था ऐसे टॉपिक वीडियो बनाने में, बट इम्पॉर्टेंट है तो मैंने बना दिया। बहुत लोगों को मैंने बताया भी है ये पर्सनली, लेकिन आप सामने से ऐसा नहीं हुआ। अगले टॉपिक पे भी हम बात करेंगे।
सॉरी। अगला है स्टीम पाइपलाइन, स्टीम नहीं, सॉरी वो कॉल आ गया था। स्टेम पाइपलाइन, स्टेम तो समझ गया हूँ, साइंस टेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसकी बात हो रही है। इसमें क्या रेशियो है लड़कियों का, कम है क्या ज़्यादा है, इससे हम डिस्कस करेंगे। अगला है एंथ्रोपोलॉजिकल बैरियर्स क्या क्या हैं। अगला है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बायस, सन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है पढ़ाई लिखाई में, हर चीज़ में, कोचिंग में। डोमेस्टिक टाइम टैक्स, घर का काम करना जिम्मेदारी, अगर आप घर पे रह रहे हो एज ए फीमेल। लड़कों को भी करना होता है मार्केट जाने में, लेकिन अमाउंट ऑफ टाइम गिवन इन्वेस्टेड कई बार रेशियो ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, कि डिपेंड करता है घर पे कितने लोग हैं, कितना काम है उसके ऊपर। और एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी गैप, ये चेंज किया जा सकता है। ये अकेला एक फैक्टर आपको 2-4 नंबर बढ़ा देगा, इसलिए भी मैं इसको इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। बाकी कई सारी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक को तब तक जब तक ढंग से समझ नहीं पाते उस पर आप काम नहीं कर पाएंगे। देखिए उसी कुछ पे मैं बात करूँगा। ये कुछ लोअर्स डाले गए थे कि शादी के मतलब पढ़ाई के बाद शादी करनी, ठीक है। मैं उन क्रेज टॉपिक और जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि रियलिटी हैं, लेकिन जो अभी हम 20 दिन में 1 महीने में चेंज नहीं कर सकते, उस पर बात नहीं करेंगे ज़्यादा। हम उस पर बात करेंगे जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पर बात करना है। तो बेसिक हम लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेस टू कोचिंग ऐप, हाँ है, लड़कों के लिए कम है, लड़कियों के लिए ज़्यादा है। गैप की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब लड़कों को ज़्यादा कोचिंग मिली, लड़कियों को कम मिल रही है। लोकेशन बैरियर है कि जैसे कि अगर आपको शहर से बाहर जाना है तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगी। और इन्वेस्टमेंट के देखा जाए तो सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से हर चीज़ का खर्चा लड़कियों के केस में ज़्यादा है। अगर आप यूनिवर्सिटी हॉस्टल में नहीं पढ़ रहे हैं तो लड़कों को हॉस्टल 3,000 मिल जाएगा, तो लड़कों को 5,000 का है, फिर एक्स्ट्रा खर्चा भी है। तो दुनिया भर के फैक्टर हैं कोचिंग में। मुखर्जी नगर, प्रयागराज, लखनऊ, जयपुर, इन सब जगह कौन ज़्यादा जा रहा है, लड़के का रेशियो ज़्यादा है, एक्सेस ज़्यादा है इनको कोचिंग का, जैसे हमने डिस्कस किया था। और रीडिंग कल्चर की बात है, ये तो नॉर्थ इंडिया में का ही देखा गया है कि जनरली हाउस होल्ड में महिलाएं शुरू में, मैं सीरियस नहीं, नॉन कम सीरियस जो भी एग्ज़ाम दे रही हैं, जो कि भीड़ का हिस्सा है, उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी हैबिट न्यूज़पेपर पढ़ने की कम है। हालांकि हर सीरियस एस्पिरेंट न्यूज़पेपर पढ़ता है, दिखता है, लेकिन शुरू से ये हैबिट कम है करंट अफेयर्स की नॉलेज की। सोशल मीडिया ये बैरियर तोड़ रहा है, स्टिल अभी भी इसमें पीछे हैं। इसलिए भी हमने देखा कि रेशियो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया से भी बहुत लोग न्यूज़ गैदर कर रहे हैं, ट्विटर इन सब पे। फिलहाल हम लोग काम की बातें करेंगे। स्टेम पाइपलाइन, वही बात हो गई। स्टेम में बॉयज़ का रेशियो ज़्यादा है, मैन का रेशियो ज़्यादा है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट सिखाते हैं हमको। और क्या सिखाते हैं, एग्रेशन इनडायरेक्टली, क्योंकि बिजनेस, पैसा, हर चीज़ डायरेक्टली जुड़ा है। कि किससे जुड़ा है, कैंपस प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है। अब BA BCom में जनरली कैंपस प्लेसमेंट कम होता है, आपको एकेडमिक मेहनत करनी है, एग्जिस्टेंस या नौकरी के लिए नहीं करनी है ज़्यादा, तो यहाँ पे आदमी कम एग्रेसिव रहता है, एक फैक्टर है। और दूसरी बात है सी सैट में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं जो नॉन स्टेम बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि ये जो साइंस के टॉपिक, रीजनिंग, मैथ्स की प्रैक्टिस कैट वाले ज़्यादा करते हैं, कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी वाले ज़्यादा करते हैं, और 11-12 में पढ़ लेते हैं लोग JEE की तैयारी करने वाले, जो कि इनडायरेक्टली हेल्प करता है, ऑल्दो डायरेक्टली नहीं, लेकिन हेल्प करता है वो। तो ये एक फैक्टर था। एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर है, ST वुमेन में जो गैप है ये 4 टाइम्स है, 4x है। मोबिलिटी पैराडॉक्स हमने बात कर ही लिया अभी पहले। एक और एज वाला भी है, 26 ईयर एज के बाद लड़कियों को जनरली UPSC का टाइम नहीं देते घर से बाहर। अगर आप जैसे कि आप दिल्ली से तैयारी कर रहे हो, 24-25 तक तो करने देंगे, फिर कहेंगे आप घर से आकर तैयारी करो। और लड़कों के केस में 2 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है, क्योंकि ब्रेड विनर ऐसा सब सोसाइटी बोलती है, उनको बनना है, उनकी तो शादी भी नहीं होगी लड़कों की नौकरी के बिना, इसलिए इनको थोड़ा एक्स्ट्रा मौका देते हैं। और सिलेक्शन का रेशियो UPSC में जनरली एज के साथ बढ़ जाता है, खासकर प्रीलिम्स में। हालांकि वो अलग ग्राफ है, अलग डेटा है, लेकिन अभी हम लोग मोटे मोटे की बात करेंगे, उसमें भी वेरिएशन है, 4th अटैम्प्ट तक ज़्यादा है, फिर कम हो जाता है। फिर ये लाइब्रेरी में फिर ये रूल होता है कि 9 PM तक घर आना है, दुनिया भर की चीज़ है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, सिंपल चीज़ है। और है इकोनॉमिक बायस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर लिमिटेड इनकम है तो वुमेन की पढ़ाई पे कम खर्चा करेंगे, मेल पे ज़्यादा करेंगे, कि घर चलाएगा वो। दुनिया भर के फैक्टर हैं, ये घर दूसरे घर में चली जाएंगी। चलिए, टाइम टैक्स जैसे हमने बात किया था डोमेस्टिक काम करने के लिए, एवरेज जो पढ़ाई है UPSC के लिए
लड़कियों की 5 से 6 घंटा है, और सीरियस लड़के जो हैं 8 से 10 घंटे पढ़ लेते हैं। और 8-10 घंटे से अगर आप कम पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, अनरिजर्व में खासकर, क्योंकि रिजर्व में कैटेगरी में, कुछ रिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ कम होती है तो वहाँ तक शायद आ जाए, लेकिन अनरिजर्व में नहीं आएगा। ओवरऑल आपको एवरेज 10 घंटा एवरेज साल भर पढ़ना है, मीन्स के टाइम तो 12 घंटा एवरेज। एक मैं आम आदमी के लिए बता रहा हूँ, बहुत इंटेलिजेंट कोई होगा तो कम पढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए यही रेशियो है। मैंने बहुत लोगों को देखा है आसपास जो सिलेक्ट हुए, कई लोगों को मैंने खुद मेंटरशिप दी है, ट्रेन किया है, उनका सबका यही था। एवरेज बच्चे ही होते हैं मैक्सिमम हर जगह, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा घंटे पढ़ते हैं, तो क्वांटिटी मैटर्स करती है। ठीक है, जैसे कोई आदमी 5-6 घंटा पढ़ रहा है, दूसरा आदमी 8-10 घंटा पढ़ रहा है, साल भर में 700 से 1500 घंटे का फ़र्क आ गया। एक लक्ष्मीकांत पढ़ने में 100 घंटे लगेंगे मान लो, 10 किताब पढ़ सकता है, या 10 गुना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता है MCQ दूसरे के मुकाबले, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। और एक और है एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी और कॉन्फिडेंस गैप। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक साइकोलॉजिकल फैक्ट आया था कि अगर लड़कों को 60% श्योरिटी है क्वेश्चन की तो वो टिक कर देंगे, क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, और लड़कियां 70% श्योरिटी होने के बावजूद भी अटैम्प्ट नहीं करती, जबकि इनकी श्योरिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सोशियोलॉजिकली हमारी अपब्रिंगिंग में फीमेल को सिखाया गया है कि आप रिस्क मत लो, रात को देर तक घर से बाहर मत रहो। ऑब्वियस रीज़न है, जेन्युइन भी है। अब ट्रैवल कहीं कर रहे हो तो टिकट सब बुक कर लो, लास्ट मोमेंट वहाँ पे मत जाओ, अकेले मत जाओ, रिस्क नहीं लेना, क्योंकि एग्जिस्टेंस का खतरा है। बट इस एग्ज़ाम में ना रिस्क लेना ही सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। इसमें हम अभी और बात करेंगे आपको, बट मैं समझा रहा था इसका कि अगर आप किसी ने 10 सवाल में 10 से जिसमें 75% श्योरिटी थी, उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, दूसरे ने 60 भी वाले पे भी किया, हालांकि उसके कुछ सवाल गलत भी होंगे, लेकिन उसके ओवरऑल मार्क्स आपसे 5-6 नंबर ज़्यादा इन्होंने लिख भी दिया है। मतलब ज़्यादा डेटा इसलिए दिया गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फ़र्क आ जाती है। अगर आपने 80 सवाल किए हैं, 70 सवाल किए हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मोटा लेवल पे 5-6 नंबर का फ़र्क आ जाएगा बॉर्डर वाले बच्चों के लिए, जो कि उनको मेक और ब्रेक है पूरा इस रूल में। अब हम लोग बाकी फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें और है जो इसको इम्पैक्ट कर रही हैं और उनको कैसे किया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमें एड्रेनलिन सिस्टम को हैक करना है। एड्रेनलिन क्या है? एड्रेनलिन एक हार्मोन है। काम क्या है इसका? ये हमें डेंजर के समय हमारी जान बचाता है। कैसे? हमें 2 चीज़ सिखाता है ये, फाइट फ्लाइट। डेंजर आए सामने से तो या तो फाइट करो या फ्लाइट करो, दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके सामने अगर शेर आ जाए जंगल के बीच में, आप फाइट नहीं कर पाओगे तो मैक्सिमम चांस से भागोगे, बट आप 20 की स्पीड से भागोगे। शेर कितनी की स्पीड से भागता है? 60 की स्पीड, 70 की स्पीड से भी अटैक कर सकता है, तो भाग के तो उसे बच ही नहीं सकते। बट पैनिक में हमें यही जनरली कहा कि फाइट करेंगे, फ्लाइट करेंगे। फ्लाइट में हम हार जाएंगे बिल्कुल। फाइट में अगर हम चिल्लाए थोड़ा सा, उससे पत्थर फेंके, आंखों में आंखें डाके खड़े रहे, क्योंकि पीठ पे ज़्यादा अटैक करते हैं वो भागते पे, स्टिल हमारे जिंदा रहने के चांसेस शेर के सामने भी ज़्यादा हैं फाइट के केस में, फ्लाइट के मुकाबले जनरली। लेकिन आम जगह पे जनरली वुमेन के केस में देखा गया है, ये ऑब्जर्वेशन है, मेरी हाइपोथेसिस है, मैं गलत हो सकता हूँ कुछ केसेस में, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये लागू होता है। आप आसपास देखिएगा कि अगर ऐसा कुछ खतरनाक डेंजर आता है तो जनरली वो फ्लाइट करती हैं। और मेल से एक्सपेक्ट किया जाता है दोनों जेंडर में, इनके रेशियो में, कि आपको फाइट करना है। जैसे कोई अपने लड़का अपने भाई बहनों के साथ में है, या पति अपनी पत्नी के साथ है, या कपल्स हैं साथ में, तो वो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि मेल स्टैंड लेके फाइट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, भले डेंजर हो, इसका रोल है ये। तो बचपन से हमें दिखाया भी जाता है, फाइट करो फाइट करो फाइट करो फाइट करो, ऐसे केसेस में। इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि ये यूपीएससी के एग्जामिनेशन में सीधे क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत ही कंफ्यूजिंग आएंगे, घुमा के आएंगे और सीधे आंसर नहीं देंगे। लैंग्वेज टफ है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, तो ये बेसिकली ये भी एक देखा जाए तो ये एक वायलेंस है। मैंने एक्चुअली एक अपने स्टूडेंट को यही सिखाया था लास्ट 2 दिन पहले।
बहुत ही नर्वस थी एग्ज़ाम में। एक प्रीलिम्स ऐसे पहले फेल हुई थी, पैनिक करके गलत गोले भर दिए, एक दो सवाल अटेम्प्ट नहीं किए, छोड़ दिए जो कि सही थे। तो मैंने यही कहा था कि वायलेंस जैसा ही है यूपीएससी। यहाँ पे आपका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको छोड़ के फाइट करिए, तभी आपके चांसेस ज़्यादा हैं। वो टाइगर है जो आपके सामने खड़ा है, आप उसे भाग और 10 फीट पे दूरी पे खड़ा है, आपके सामने आसपास पत्थर है, आप फाइट करेंगे, बालू फेंकिए, मिट्टी फेंकिए उसकी आंख में, चिल्लाइए, भगाइए, टॉर्च मारिए, अगर अंधेरा है तो, शाम का टाइम है तो स्टिल आपके पास जिंदा रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। भाग के तब नहीं जीत सकते उससे। तो ऑलवेज फाइट, ऑलवेज। मैं प्रीलिम्स के लिए कर रहा हूँ, मेंस में अलग चाहिए, तो मेंस के लिए भी मैं बाद में बात करूँगी। उसमें एक्चुअली इंटरेस्टिंगली लड़कियों का रेशियो अलग है, उसमें कुछ और बायस है देखा जाएगा तो। पर अभी हम लोग इसकी बात करेंगे जहाँ पे जो चीज़ है। अब इसका दूसरा जो दिखता है आंखों के सामने दूसरे तरीके से, जिसको बोला जाता है कि अवॉइडेंस जैसे कोई हम, या गोस्टिंग। अब लड़कियां इससे ज़्यादा रूबरू होंगी। गोस्टिंग कैसे गोस्ट किया जाए, कोई अनॉय कर रहा है, ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है, तो आप गोस्ट कर दो उसको, कुछ टाइम बाद वो कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन यूपीएससी केस में गोस्ट करना मतलब कि वो सवाल आपको नहीं आ रहा, आपने उसको छोड़ दिया तो ऐसे 30 से 40 सवाल आपने छोड़ दिए, 100 में से 60 ही कर पाए आप, उसमें भी कई गलत होंगे। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि पूरा नहीं आ रहा था, पूरा आएगा भी नहीं। ये यूपीएससी का पेपर है, ये यूपीएससी का पेपर है, इसमें सीधे डायरेक्ट आंसर नहीं मिलते आपको आंसर खोज के निकालना पड़ेगा। इट्स लाइक ट्रेजर हंट उसकी लैंग्वेज में से। अगर आपने इसको नहीं खोजा तो गलत कर दोगे। तो 30 सवाल 40 सवाल आपने छोड़े तो गेम खत्म। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि फीमेल कैंडिडेट में कि वो उनको फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में 70 सवाल ही अटेम्प्ट करेंगे, हालांकि वो पूरा करते तो चांसेस ज़्यादा थे उनके सिलेक्शन के, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो प्रिपेयर नहीं थे और डर भी गए थे, सबमिट कर दिए थे यूपीएससी में। अथॉरिटी बायस एक अलग चीज़ है। अथॉरिटी बायस में आप क्या चैलेंज करते हो अथॉरिटी को, या सबमिट करते हो? जहाँ सबमिट किया और आपने उसकी सारी बात मान ली, फिर वो आपसे जीत गया, फिर वो आपसे जीत जाएगा। तो जहाँ बात है गोस्टिंग में और इसमें अवॉइडेंस में और कन्फ्रंटेशन में, तो कन्फ्रंट करिए। आपको भले आपके नेचर के अगेंस्ट जा रहा है, ये आपको कन्फ्रंट करना है हर क्वेश्चन। मतलब एक एक वर्ड पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक ऑप्शन पढ़ना है, सोचना है उसको, क्योंकि सवाल ऐसा है कि सबको नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा हो सकता है, बट हो सकता है आंसर उसी के अंदर दिया है। बहुत सारी यूपीएससी के क्वेश्चंस में आंसर पैराग्राफ के अंदर होता है, बस आपको खोजना है। इट्स लाइक ट्रेजर हंट या पहेली सुलझाइए, आपको आंसर सामने मिल जाएगा आंखों के। और इसमें एक और चीज़ है कि अब ये है क्यों, मतलब यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन क्यों देता है। और इवन आईटी जेई में कैट में से सवाल आते हैं। देख, कैट का सिलेबस तो हाई स्कूल का मैथ्स है, हाई स्कूल का मैथ्स तो सब जानता है, मैथ्स इंग्लिश सीरीज, लेकिन क्या हाई स्कूल का होता है? नहीं, सिलेबस वही होता है, लेकिन सवाल बहुत टफ होते हैं। तो इसमें चेक क्या करते हैं, ये तीनों एग्जाम है जिसमें रेशियो ख़राब है आपको लोगों का, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक की जाता है। अब ये देखिए, और मेरी बातें बहुत बायस लग रही होंगी टुवर्ड्स मेल, लेकिन जनरली अगर आप सोसाइटी में अपने चारों तरफ देखो, इंडियन सोसाइटी में, पैट्रियार्कल सोसाइटी में, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का ठेका मर्दों को दिया गया है। अब उनको ठेका दिया गया है तो वो उस पर कोशिश करेंगे काम करने के लिए, और यही हैबिट प्रीलिम्स में उनको हेल्प कर जाती है। ठीक है, इस पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करिए। कैसे? जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक एक वर्ड आपको पढ़ के इस पे काम करना है। अब इसका दूसरा एग्जांपल है कि नाइट इन द शाइनिंग आर्मर, नाइट वही जो होता है, नाइट इन द शाइनिंग आर्मर। अब उसको प्रिंसेस को बचाना होता है। अब प्रिंसेस किसके पास है? ड्रैगन के पास। ड्रैगन है आपका यूपीएससी, यूपीएससी को हराएंगे फिल्म्स को, तभी आप मेंस पे लिख पाएंगे। तो इस ड्रैगन को आपको फाइट करना पड़ेगा, भले आपका साइज ये है और ड्रैगन का ये है। यही एक तरीका है। पेजेस हमारे कम होते जा रहे हैं इसमें। अब अगला है क्या है, मुझे जो जेंडर रोल असाइन किया गया है नेचुरली, कुछ लेवल पे सही है गलत है उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन वो सोसाइटी के हिसाब से किया गया है। ये आप में बेसिकली मैस्कुलिन क्वालिटी जब तक नहीं आएंगी प्रीलिम्स लेवल पे, हमेशा नहीं चाहिए, एग्रेशन नहीं लाएंगे आप, अग्रेसिवली पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे था वो जॉन स्नो, अगर आपने देखा होगा,
गेम ऑफ थ्रोन में, तो बैटल ऑफ बास्टर्ड में वो पूरी फौज थी उसके सामने, पूरी फौज थी, लाखों लोग, अकेला बचा था बस वो, पर हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा, तलवार लेके खड़ा रहा। बाद में सपोर्ट आ गया उसको, अलग बात है, पर वो खड़ा रहा। तो दिस इज़ क्या, वॉरियर मेंटालिटी। तो आपके अंदर ये वॉरियर मेंटालिटी होनी चाहिए कि आप लास्ट मिनट तक, लास्ट सेकंड तक फाइट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। पेपर के बाद ठीक है, जो भी प्रेशर है। अब इसके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट एक्चुअली ये बुक भी है, एक बुक है एंटी फ्रेजाइल। ये किसने लिखी है? ये लिखी है निकोलस नसीम, इनके नाम पे मचाइए आप, निकोलस नसीम तैलेब ने ये बुक लिखी है एंटी फ्रेजाइल। इसमें 2 टाइप की पर्सनालिटी, एक्चुअली 3 की बात की है, लेकिन हमारे काम की 2 है, एक डायमंड है, एक है ग्लास। अब दोनों पे प्रेशर लगने पे क्या फ़र्क आएगा? प्रेशर अब तो यूपीएससी वाला एस्पिरेंट पता होगा, प्रेशर लगने पे डायमंड और स्ट्रांग हो जाता है, उससे क्रिस्टल और स्ट्रांग हो जाते हैं। और इस पर थोड़ा मार दीजिए, अरे गिरा दीजिए आप इसको, टूट जाएगा, ग्लास ब्रिटल होता है। तो ब्रिटल पर्सनालिटी है और एंटी फ्रेजाइल पर्सनालिटी है। तो प्रेशर पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं, सारा खेल देखिए वो एड्रेनलिन वाला आगे, लेकिन आपको चेंज करना है इसको। प्रेशर पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं, इससे डिफाइन होगा कि आप मेंस लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बॉर्डर पे हैं बच्चे, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े तो ये सब कुछ काम नहीं आएगा। जो बॉर्डर पे हैं, 2-4 नंबर से आगे पीछे रह जाने बेचारे, बहुत मेहनत के बावजूद उन पर लागू करेगा। अब इसी को साइकोलॉजी में क्या मॉडल यूज बोलते हैं, इवन एथिक्स में पढ़ा होगा अपने मीन्स के लिए, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो। कॉग्निशन है, कॉग्निशन बेसिकली नॉलेज है। अफेक्टिव कंपोनेंट है ये, अफेक्टिव कंपोनेंट मतलब कि नॉलेज के बाद उस चीज़ का आप पे इफेक्ट क्या पड़ा। आपको नॉलेज हो कि पेपर टफ है, लेकिन क्या आप पैनिक कर रहे हो या आपके अंदर जोश आ गया प्रेशर देख के, एड्रेनलिन रश में भागने की, फाइट करने के लिए। और ये इसके बाद है बिहेवियरल कंपोनेंट, ये लॉन्ग टर्म आपने कर लिया। लॉन्ग टर्म कैसे आएगा? ये बेसिकली प्रैक्टिस से आएगा। जैसे विराट कोहली है, वो प्रेशर में रन चेज में अच्छा करता है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सेंचुरीज मारी है, काफ़ी मैचेस जीता है इंडिया को, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में ये आ चुका है। क्या आ चुका है? यही वाला, प्रेशर में वो डायमंड बन जाता है। तो बेसिकली आपको डायमंड बनना है, प्रेशर में फाइट करना है, गिव अप नहीं करना है, और ट्रेजर हंट के मोड पर रहिए आप। आपको मज़ा आएगा। कितना टफ सवाल है, सिलेबस के अंदर है पर टफ है, ऐसा कहाँ से सवाल आ गया कि इसको सॉल्व किया जाए। और अक्सर आंसर 8-10 सवाल का आंसर उस क्वेश्चन के अंदर ही होगा। जितने बड़े पैराग्राफ्स, उतना ज़्यादा हिंट, उतने ज़्यादा उसके आंसर आपके खोजने की पर्सनालिटी और क्या ना पॉसिबिलिटी। खासकर साइंस एंड टेक में अक्सर ये होगा, साइंस एंड टेक में इन्वायरमेंट में, कि आंसर उसी के अंदर छुपा होगा। आप बस खोजिए उसको, पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। बाकी जैसे कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो भी यही चीज़ कहती है कि आप पार्टिसिपेट करिए, compete करिए, फाइट करिए, रिजल्ट देखा जाएगा अंत में। आपके हाथ में जो नहीं है तो नहीं है, जो आपके हाथ फिलहाल है, लास्ट मोमेंट तक पूरा एफर्ट डाल के फाइट करना और कॉन्कर करने की कोशिश करना। तो ये मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी, ये वॉरियर वाली, ये स्पोर्ट्समैन वाली, सुपर स्पोर्ट्समैन वाली, कि सुपर कॉम्पिटिटिव हैं आप। आपको सबमिट नहीं करना है। ये यूपीएससी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है सेलेक्ट करना लोगों का। आप इसको भगवान मत मान लीजिए इसको। बहुत अगर आपने इसको अथॉरिटी बहुत बड़ी मान ली, गॉड के बराबर, कई लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। अथॉरिटी बायस आ जाएगा, आप सबमिट कर दोगे, सबमिट कर दिया जहाँ, तो आप हर बात जो भी कहेगा यूपीएससी, हाँ यूपीएससी ने लिखा है तो सही होगा। ये इतना सवाल आसान यूपीएससी नहीं देगा, टफ ही होगा। कई लोग आपने करते होगे, आपको ध्यान होगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन है, मुझे लगा टफ है तो मैंने टिक नहीं किया। भाई क्यों टिक नहीं किया? उसका काम पेपर बनाना है, आसान सवाल भी देगा, टफ भी देगा। आपने लेकिन सबमिट कर दिया तो आप हार गए, इसकी गेम में फंस गए आपको, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स पे आपको काम करना है, अभी काम करना है। अभी देखिए अकेले से कई बार टफ होता है, तो अच्छा एक मेंटर, एक गाइड जो होता है आपको बहुत हेल्प करता है इस केस में, आपको इस को ट्रेन करने के लिए। जैसे कि जो जितने भी अच्छे क्रिकेटर होते हैं, उनका कोई शॉट में दिक्कत आ रही है तो उनको एक अच्छा ट्रेनर चाहिए, कोच है, जिनको उनकी गलतियाँ बता दें। फिर उसके बाद उनको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। आपके पास 28-30 दिन, इस पर आप काम करिए। इतना ही अगर जो आप मेंटालिटी में चेंज ला दिया, क्या मॉडल 20-30 में चेंज करने के लिए काफ़ी है। कहीं तो कोटा फैक्ट्री में था ना कि किसी में हैबिट बदल जाती है, तो आपको मेंटालिटी चेंज करनी है। आए ना आए, सवाल ज़्यादा अटैम्प्ट करो। ये 70 सवाल 60 सवाल, ये क्या मजाक चल रहा है? आप इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हो, 60 सवाल अटैम्प्ट करके आ रहे हो 100 में से। आपको अच्छा अटैम्प्ट करना है, 90।
आपको ज़्यादा टाइम करना है। और ये देखिए कॉन्फिडेंस जो है ना, ये को अभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 20 दिन काम तो करिए और 10-12 घंटे पढ़िए भाई। ये 6-7 घंटे की पढ़ाई कुछ पढ़ाई नहीं होती। इतनी मैं बात बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे। मैंने जब पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करा था, मैंने 50,000 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, MCQs। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस जो चेंज हुआ, एटीट्यूड जो चेंज हुआ, फिर बदला नहीं वो, फिर प्रीलिम्स फेल भी नहीं हुआ मेरा। तो कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस एक डेरिवेटिव एसेट है, डेरिवेटिव एसेट है। उसके पीछे कोई बैकिंग होगी, हवा हवाई नहीं होगी कि मैंने सिर्फ हवाई कर दिया, झूठ कर दिया, फेक कर दिया। यू कांट फेक इट टिल यू मेक इट। ठीक, ये भी एक कोट है, आप अंत तक फेक नहीं कर सकते। कोई ना कोई कर्नल ऑफ ट्रूथ होगा उसमें। एक डेरिवेटिव एसेट होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट लाइए, अब 10-12 घंटे डेली पढ़िए, PYQs लगाइए ढेर सारे। 15-20 साल का अगर टाइम है तो लगा दीजिए, नहीं है तो 10-15 साल, 2010 से तो लगाइए कम से कम। आइडियली ज़्यादा होना चाहिए, पर टाइम नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कितना करिए। एक एक सवाल करिए, एक एक ऑप्शन करिए, वहाँ पे अपने आँखों को ट्रेन करिए। आपको अपनी आँख को ट्रेन करना है कि एक एक वर्ड पढ़ पाए। मेन एग्ज़ाम हॉल में ये सारा कुछ काम नहीं करेगा अगर आपने ट्रेनिंग नहीं दी अपनी आँखों को। तो आँखों को ट्रेनिंग दीजिए कि एक एक वर्ड पढ़े, एक एक लाइन पढ़े, कॉमा पढ़े, वाई पढ़े, नॉट पढ़े, और जल्दबाजी मत रहिए। एग्रेशन वाले लोग रेकलेस नहीं होते, एक रेकलेस होते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया, इररिस्पॉन्सिबल है। अग्रेसिव हो आप, सुपर कम्पिटिटिव हो, आपको नाइट हो जो ड्रैगन को मारोगे भाई। आप पूरे 100% फोकस से रहिए। जैसे माइकल शूमाकर था 400 की स्पीड में जब फॉर्मूला 1 चला रहा है, तो माइक्रो सेकंड का काम है, गाड़ी पलट जाती कर तेज आपने इधर उधर ध्यान हटाया तो वो 2 घंटे जो हैं 120 मिनट आपको सुपर फोकस रहना है, सुपर कम्पिटिटिव रहना है और फाइट करना है अंत तक। फिर बाकी रिजल्ट होगा नहीं होगा बात की बात है, और जनरली पहले के मुकाबले पॉजिटिव ही जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है। आपने बस ये एप्टीट्यूड को रखना है, समझ गए। अब वीडियो लंबा हो रहा है, कुछ और भी डेटा थे इसमें, कुछ और भी थे, लेकिन फालतू की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं। यही सारी चीज़ों को समझाया गया है। आपको चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा, आप कमेंट कर दिएगा वीडियो पे, लेकिन कोर चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया। आप इस पे काम करिए, और ये बहुत लोगों पे काम किया है। मेरे कुछ जूनियर थे, दोस्त थे जिनका नहीं निकला था प्रीलिम्स, खासकर कुछ लोगों को मैं मेंटरशिप पहले भी दे रहा था, उनको मैंने बताया है। और 100% जिन लोगों ने इसको अप्लाई किया उनका नहीं रुका, क्योंकि सारे बच्चे अच्छे थे। एवरेज लोगों से तो मेरी दोस्ती कम थी, सारे अच्छे बच्चे थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो किसी लूप में कहीं ना कहीं फंस जा रहे थे, इसी लूप में कहीं ना कहीं वो अटक जा रहे थे। आप इस पे काम करिए, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और ये मेंटालिटी अभी से रख लीजिए, सुपर कॉम्पिटिटिव वाली, ज़्यादा घंटे पढ़ने वाली, ज़्यादा रिवीजन वाली। बॉडी को हेल्दी रखिए, प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है सेल का। और आजकल मौसम ख़राब है तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स लीजिए, इलेक्ट्रॉल लीजिए, जलजीरा, नींबू पानी, ये सब पीजिए। बॉडी को हेल्दी रखिए, हाइड्रेटेड रहिए, फोकस शार्प रखिए, नींद तो पूरी लीजिए, फिर देखते हैं। क्योंकि कोई भी हम स्पोर्ट्स में आपको जीतना है, तब हेल्दी रहोगे तभी कर पाओगे। और फोकस और दिमाग का भी चाहिए। आंखों का बहुत बड़ा खेल है मैक्सिमम स्पोर्ट्स में, शार्प जितनी आपकी आंखें रहेंगी उतना अच्छा खेल पाओगे आप। तो चलिए आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑल्दो 50% पॉपुलेशन के लिए। लेकिन अगर ये 2 लोगों को भी, 1 लोगों को भी हेल्प कर पाई ये, तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत वर्थ है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा। ये एक बार आवाज़ साफ़ नहीं है तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। अभी मैं छत पे बैठा हूँ गर्मी में इसको रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि नए घर में हूँ मैं, वहाँ पे एको कर रहा है आवाज़। तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ये, इसको अच्छे से सुनिए, अमल करिए और प्रैक्टिस में लाइए। धीरे धीरे लाएंगे, अब ये आ जाएगा, बस विश्वास रखिए, ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ हो जाएगा। अगर आपका कुछ नंबर से रुक रहा था, 5-6 नंबर से, बहुत मेहनती हैं, बहुत सारे मेहनती हैं मेरे दोस्त लोग और स्टूडेंट जो हैं इस ग्रुप से जुड़े हुए, इस चैनल से जुड़े हुए। आप नहीं भी जुड़े हैं तो आप मेहनती हैं, इसलिए आपको वीडियो खोज लेगी, आप मेहनती वीडियो खोज लेगी। तो लगे रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।